देखो आज जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाली हूँ ना, अगर आप लोग मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हो आपको पूरा समझ आएगा। अगर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं हो तो एक 10% ना डाउट रहेगा मन के अंदर, बट उसको एज अ वेरिएबल समझ के ना, उसे मतलब वेरिएबल की तरह कंसिडर करके समझ जाना। इतना डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम जितना समझा उतना ओके, जो नहीं आ रहा उसको तुम समझ जाना कि भाई ये मॉडल का काम है, मेरा काम नहीं है। जिस फॉर्मूला जो होंगे हो सकते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स लगे, आज हल्के से कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, बट एल्गोरिदम बड़ा आसान है। और फिर बिगिनर्स में क्लासिफिकेशन में पढ़ना ही पड़ता है। सो एक सेकेंड, हाँ जी चलिए स्टार्ट करते हैं। मैम कौन सा एल्गोरिथम कर रहे हैं आज हम? क्या? कौन सा क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम करेंगे आज हम? आज हम डिसीजन ट्री करेंगे और उसके अंदर ID3 एल्गोरिथम करेंगे आज। ओके यस एक मैम, सेकेंड। केएनएन के बारे में क्वेश्चन पूछूं? यस पूछिए। मैम केएनएन में जो हमने कल आपने डिस्टेंसेस पढ़ाई थी ना, यूक्लिडियन डिस्टेंस, मैनहट्टन डिस्टेंस ना, फॉर्मूलाज थे। तो हाँ मैंने गूगल में देखा कि मतलब जो डिफॉल्ट पैरामीटर होता है मैट्रिक इज इक्वल्स टू 2 होता है, जिसका मतलब है कि वो यूक्लिडियन डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाता है बैकएंड पे। ठीक है जी। हाँ अब मैंने सोचा कि मैं मैनहट्टन लगा के देखता हूँ, मतलब मैट्रिक इज इक्वल्स टू 1 करूंगा तो फिर देखता हूँ मतलब पी की वैल्यू जो होती है ना, पी इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा वहां पे। तो हाँ मैंने देखा कि क्या मतलब रिजल्ट में वेरिएशन आती है या सेम रिजल्ट आता है ना मेरे पास, फिट ही आएगा या फिर उसको हाँ अनफिट हाँ कर हाँ देगा हाँ। वो। तो लेकिन वो मैट्रिक इज इक्वल्स टू 1 देने पे मैम वो एरर दे रहा है, मतलब मेरा मुझे समझ नहीं पा रहा। मैं बस तो मैं चैट जीपीटी की हेल्प ले सकता था कि वो एरर कहाँ दे रहा है, मतलब क्यों दे रहा है एरर। मैंने मैट्रिक इज इक्वल्स टू 1 दिया जब, तो वो एरर दे रहा है। तो जब हमने मैनहट्टन डिस्टेंस डाला तो एरर दे रहा था मेरे वाले डेटा सेट के ऊपर। हाँ जी हाँ, राइट। एरर मैम के डेटा कौन सेट सा तो एरर दे रहा था? लाइक P=1 का ही एरर था, अरे उसी लाइन नंबर पे दे रहा था। नहीं, नहीं ये दे रहा है मतलब, हाँ जी हाँ उसी लाइन पे दे रहा है, ये दे रहा है इनवैलिड पैरामीटर एरर समथिंग लाइक दैट। मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ आपको। अब स्क्रीनशॉट भेजो मुझे। हाँ जी। व्हाट आई डिड विद दिस, जो भी है ठीक है। ब्लैंक ब्लैंक स्क्रीन कहाँ से आती है? भेजो, आप भेज दिया आपने? हाँ जी मैम, व्हाट्सएप पे भेजा अभी। भेजो, नहीं है अभी तक। मैम आ गया क्या? यहाँ आ गया आ गया। क्या देखा आपने? लेकिन ये जो एरर दे रहा है मॉडल डॉट फिट वाली लाइन पे दे रहा है शायद, ये राइट? यस वो गलत जगह पे दे रहा है। हाँ जी। ये P=1 का नहीं, आपने कुछ और गड़बड़ कर रखा है। आपको पूरा देना पड़ेगा। नोटबुक ओके ही शेयर मैम, कर दो। ठीक है मैम करता हूँ। ऊपर के सेल मैंने सारे रीरन कर दिए थे फिर हाँ। भी। ये कोई डेटा टाइप कर रहा है। मैम अच्छा मैंने ऊपर आपकी के, इससे मुझे ये याद आया, मैंने कल 2 डिस्टेंस फॉर्मूले से सर्च करने बोले थे सबको, हाँ जी है हाँ ना? वो करे। हाँ जी। नहीं आपने तो करे, बाकियों का जानना पड़ेगा थोड़ा सा। यस गौरव, कल 2 डिस्टेंस फॉर्मूले करने बोले थे, मैंने सर्च किए। मयंक किए? दिव्यांश, इजहार, यस क्या कर रहे थे? कल की क्लास नहीं ली थी? हाँ कैसे नहीं थी? बाकी 3 लोग और कौन कनेक्टेड है, एक बार मैं देख लूं। छबिल है, छबिल ने तो कर लिया है। अरे एस से कौन है? शिवम, शिवम किए? क्या मतलब तुम सब व्रत रखे हुए हैं? ये क्या चल रहा है?
कितने बजे घर पहुंचे थे कल? 9 बजे पहुंचे थे। उसके बाद अभी आज कितने बजे आए मेरे पास? तो जो तुम्हारे पास ये प्रॉपर 15 घंटे, तो उसमें तुम एक चीज सर्च नहीं कर पाए? या गौरव, मैंने 2-4 डिस्टेंस फॉर्मूले करने बोले, जिनमें से 2 मैंने बताए थे, बाकी तो आपको रिसर्च करने थे, है ना? जिनका मैंने फॉर्मूला नहीं बताया था, सिर्फ नाम नाम बताया था। कौन कौन से किए छबिल आपने? छबिल? हाँ जी हाँ मैम, एक सेकंड, मैं अनम्यूट कर रहा था खुद को। यस। मैम मैंने किए हैं, मैं अपने नोट्स में जा रहा हूँ। जस्ट एक तो हैमिंग डिस्टेंस किया है, हैविंग और किया आपने? हाँ जी हाँ, आपने लिखा था नोट और का फॉर्मूला? मतलब नहीं नहीं, मैंने गूगल पे ही सर्च किया मैम, और आपने नोट्स में नोट्स में ऐड नहीं कर दिया। लिखा? नहीं, नोट्स में लिखा है ना, मतलब गूगल से लेके लिखा है ना मैंने। गूगल पे नोट्स पे लिखा है ना? भेजा स्क्रीनशॉट मुझे ग्रुप के अंदर। आपने लिखा है कि ओके, आप चैट जीपीटी कर रहे हो 2 मिनट के अंदर? हाँ जी मैम, ऑब्वियसली उस फॉर्मूला को मैं लिखूं कैसे, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली, मैं एक सेकंड, ये देखो मैंने आपको भेजा अभी फोटो। भेजो। हाँ जी हाँ, एक सेकंड। मैम किया तो चैट जीपीटी, मतलब किया तो गूगल ही है, लेकिन मैं अपने वर्ड में गूगल गूगल शीट नहीं है, गूगल शीट है ना, हाँ गूगल शीट में मैंने अपने जो नोट्स बना रहा हूँ मैंने उसमें ऐड किया है, और मैंने 2-3 एग्जांपल्स भी लिखी हैं, मतलब। हम्म। हाँ जी हाँ, कॉपी पेस्ट मारी है बेसिकली, टू अंडरस्टैंड कि वो क्या है। अच्छा ओके। हाँ, फिर तब स्क्रीनशॉट अटैच कर सकते हो उसके अंदर। नहीं मैं, अच्छा सॉरी, मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया मैम, सॉरी। हाँ, मैंने देख लिया, अपने व्हाट्सएप पे भेजा, मैं व्हाट्सएप पे देख रही हूँ। अच्छा जी, ओके ओके। हाँ मैम, मैंने मतलब अपने उसमें जो ऑनलाइन में डॉक बना रहा हूँ अपना, उसी में मैंने ये स्क्रीनशॉट ना अटैच बस कर दिया है। अच्छा, हाँ समझ गई आपकी बात, कोई नहीं। हाँ, वहां से लेके, गूगल से लेके। चलो, एक इंसान का तो डन है, हैमिंग, एंड दूसरा डन है हमारा। बाकी लोग, मैं उम्मीद करूंगी तुम लोग नेक्स्ट टाइम तक काम कर चुके होगे, वरना से। यस, मैंने 4 डिस्टेंस बताए थे जिसे तुम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। यूक्लिडियन, मैनहट्टन, मिन्कोस्की, ये सारे मैंने दिए थे। हैमिंग, जिनमें से 2 के मैंने फॉर्मूलेस बताए थे, x1 x एंड y वाले। बाकी 2 के फॉर्मूले मैंने कभी बताए ही नहीं। मैंने बोला इनकी फैमिली तुम लोग खुद रिसर्च करके अपने नोट्स के अंदर ऐड करना। तो फॉर्मूले तुमने ऐड करे कि नहीं करे, सिंपल ये है। एक बार छबिल का मैंने, छबिल, हाँ जी। ये तो अपने मेट्रिक इक्वल टू 1 लिखा है ना, वहाँ पे मेट्रिक इक्वल टू 1 की जगह आपको उस मेट्रिक का नाम लिखना है यहाँ पे। ओके। मे बी जब आपने लिखा है ना, बिकॉज डेटा टाइप एरर, अगर आप पढ़ोगे एरर में लिख रहा है कि द मेट्रिक पैरामीटर ऑफ के नेबर क्लासिफायर मस्ट बी स्ट्रिंग। सो मस्ट बी बेसिकली आपको ओके। डबल लाइक सिंगल कोट्स के अंदर उस मेट्रिक का नाम लिखना है जिसका आप जो फॉर्मूला यूज करना चाहते हो। सो इफ यू समझ वांट गया टू यूज मैम। यूक्लिडियन, देन आपको मेट्रिक इक्वल्स टू यूक्लिडियन लिखना पड़ेगा। हाँ जी, तो अगर आप वहां पे ठीक, ओके। मैनहट्टन चलवाना चाह रहे हो तो आप सिंगल कोट में मैनहट्टन लिखो, वरना सारे हाँ डिस्टेंस जी फॉर्मूला हाँ, पे लिख आ रहे हैं, सारे दिख रहे हैं। हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ इनके मैम, दिखा, ये अब वो दिखा मुझे, अब समझ आया। हाँ जी हाँ, सही बोला आपने। साफ साफ वहां पे लिखा है। हाँ जी मैम, हाँ जी, चल गया मैम, मैनहट्टन मैंने किया तो वो चल मैं गया। बस आपके 98 लाइन डिकोड करना चाहती थी, 98 लाइन पे आपने क्या लिखा है, बिकॉज एरर वहीं पे आया है। हाँ जी हाँ हाँ, राइट राइट, अभी चल गया मैम, मैंने वो 98 लाइन मैनहट्टन देख। लिखा तो चल गया वो। 98 लाइन पे क्या आप मुझे भेज सकते हो? एक सेकंड, एक सेकंड, मैं स्क्रीनशॉट देखता हूँ आप कौन सा 98 वन बोल टू रहे टू हो। टू टू अच्छा, उसके बैक में डाला है, सेकंड पे ही है। हाँ जी, वही है कि जब आपने मॉडल बनाया तो मॉडल तो बन गया उसमें मैट्रिक इक्वल टू 1 में, जब आप उसको फिट करने गए तो उसको समझ ही नहीं कि मैट्रिक 1 कुछ है ही नहीं उसके पास। हाँ तो जी हाँ, मैट्रिक में आप ठीक वहां है, पे सिंगल कोड पे मैंने हैमिंग लिख दो, वो काम कर जाएगा, इसलिए आपका एरर आ रहा था। चल गया मैम, हाँ जी चल गया अभी। थैंक यू। बाकी और फोटोज आपने नोट्स की भेजी है? हाँ जी हाँ, नोट्स की, जिसमें हैमिंग डिस्टेंस वगैरह लिखा है। यार ये फॉर्मूला आपको समझ आया? लिख तो दिया आपने। मैम मैंने ना, मैंने एक दूसरा, मतलब बेसिकली मैं वो समझ गया कि जो ये एग्जॉर बोल रहे हैं ना, एग्जॉर हो रहा है। हाँ, जोर गेट लगा रहे हैं, हाँ। हाँ, एग्जॉर गेट लगा रहा है, वो मैं समझ गया। तो इतना कॉम्प्लेक्स वो क्यों डाला अपने नोट्स में? कुछ इजी डालो आप, बिकॉज ये आपको खुद समझ नहीं आएगा। चलो अभी तो ये आपको आ गया, बट कुछ दिनों बाद अभी नोट्स ओपन करोगे आपको चीज समझ आ रही होगी। थोड़ा तो सिंपल ट्रिकी क्वेश्चन। रहेगा मैम, ऑब्वियसली हाँ, आपसे तो उसको आप समझना, अपनी गूगल से सिंपल समझना। लैंग्वेज में कुछ सिंपल फॉर्मूला कहीं से भी करके उसको नोट्स के अंदर ऐड करना, बिकॉज फिर आपको समझ नहीं आएगा। चलो अभी तो ठीक है आपने मैम। पढ़ा तो ये आ गया। ठीक हाँ है, जी हाँ, ठीक है मैम। चलो, ये क्लियर है। बाकी मैं उम्मीद करूंगी तुम लोग अपने टास्क कर लोगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने डिसीजन ट्री के साथ, ठीक है? एक हल्का सा आइडिया, तुम किस किस ने डिसीजन ट्री पहले से पढ़ा हुआ है, हल्का फुल्का? मैम मैंने पढ़ा डिसीजन हुआ है, बहुत पढ़ा ही हुआ हल्का है? फुल्का। हाँ जी। बहुत हल्का फुल्का, कितना पढ़ा है? यस, बाकी लोग पढ़ा है?
गौरव पढ़ा है। तो अब बेसिकली जो मैं डिसीजन ट्री में बोल रही हूँ पढ़ना, डिसीजन ट्री देख के दुनिया को इंसान लगता है कि भाई दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है, बट एक्चुअली इतना इजी कॉन्सेप्ट नहीं है। मींस ऊपर तो तुमने लिखा डिसीजन ट्री, वो बन गया, बट बैक एंड में इसके जो एल्गोरिथम्स लग रहे होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन गेनिंग चल रही होती है, जो एंट्रोपी कैलकुलेशन चल रहा होता है, वो हल्का सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। और प्रॉपर लॉग, तुम लोगों ने लॉग सुना है कभी? लॉग टेबल्स? हाँ जी मैम, सुना तो है पर कुछ तो ज्यादा पता लॉग नहीं। टेबल से इसकी सारी वैल्यूज कैलकुलेट होती है। जिसको लॉग पता है बढ़िया, जिसको नहीं पता वो लॉग को साइन कॉस की तरह कंसिडर करके अपना दिमाग चला लेना। जैसे साइन 90 डिग्री होता था, साइन 30 डिग्री होता था, वैसे लॉग भी एक कॉन्सेप्ट होता है, तो तुम उसको वही कंसिडर करके अपने ब्रेन में रखना। मैं एक आइडिया दूंगी, एग्जैक्ट फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ अगर तुम्हें मन करे तो तुम्हें नोट प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर नोट नहीं भी तुम ग्रीक्स में जाके लॉग के बारे में और स्टडी कर सकते हो। गॉट इट? बट फॉर नाउ जितना समझ आ रहे हैं यहाँ पे देखना ध्यान से। सो अब मैंने क्या बोला, बेसिकली हमारा टॉपिक क्या चल रहा है फिलहाल? क्लासिफिकेशन। क्या टॉपिक चल रहा है हम लोगों का? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब पुराने डेटा से लर्न करना और फ्यूचर में जो न्यू ऑब्जेक्ट आने वाला है उसको क्लासिफाई करना कि वो ए कैटेगरी में जाएगा या तो वो बी कैटेगरी में जाएगा। यही है ना क्लासिफिकेशन, और तो कुछ नहीं है। पुराने डेटा से नए डेटा को लेना एंड क्लासिफाई करना कि वो ए में जाएगा या तो वो बी में जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोगों ने दो एल्गोरिथम पढ़े हैं। एक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और एक हमने क्या पढ़ा है? KNN। अब इन पे मैं आऊंगी, लेकिन इन पे भी हम और भी काम कर रहे होंगे फ्यूचर के अंदर, बट फिलहाल अभी हम एक न्यू एल्गोरिथम पे जाने वाले हैं, विच इज डिसीजन ट्री। क्या नाम है इसका? डिसीजन ट्री। एंड ये चीज जो है ना, ये जो इन जनरल लाइफ में हम डे टू डे लाइफ में ये पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक डिसीजन ट्री का एक बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ। ये क्या करते हैं, जैसे इफ एल्स कंडीशन होती है ना पाइथन के अंदर, इफ एल्स कंडीशन सुनिए, तो जैसे पाइथन के अंदर इफ एल्स कंडीशन होती है, वैसे डिसीजन ट्री के अंदर भी इफ एल्स कंडीशन को यूज करके ट्री मैप्स बने हुए होते हैं, एंड उन ट्री मैप से तुम डिसाइड कर रहे होते हैं कि तुम्हें कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल बेसिकली मैंने क्या कहा, तुम लोग को लैपटॉप खरीदना है। क्या करना है? लैपटॉप बाय करना है। अब लैपटॉप बाय करने के लिए तुम क्या चेक करोगे? लैपटॉप चेक बाय करने के लिए तुम पहले क्या चेक करोगे? मनी। अब मनी में क्या होगा? अगर तुम्हारा बजट है, जो मनी का बजट है, अगर तुम्हारा बजट क्या है? यस है, लेकिन तुम्हारे पास बजट है, तब तुम क्या करोगे? लैपटॉप बाय कर लोगे। और अगर तुम्हारा बजट क्या है? बजट तुम्हारा नहीं है, तो फिर तुम क्या करोगे? EMI ऑप्शन के अंदर जाओगे। अब जब तुम EMI ऑप्शन में गए, तो EMI ऑप्शन में अंदर जाके तुम देखोगे, अगर तुम्हारा जो EMI है उसके लिए तुम्हारे अकाउंट को परमिशन मिल देगी, तुम्हारा अकाउंट तुम EMI में कन्वर्ट करा सकते हो, तुम्हारा इतना अमाउंट तुम्हें वो लोग लोन दे रहे हैं, तो तुम क्या करोगे? लैपटॉप, यस लैपटॉप बाय कर लोगे। बट अगर तुम्हारा EMI कन्वर्जन नहीं हो रहा, बैंक ने तुम्हें उतना लोन देने से मना कर दिया जितने का लैपटॉप आता है, तुम उतने का लोन नहीं करवा पा रहे, इतना बड़ा अमाउंट वो तुम्हें नहीं देना चाह रहा विदाउट एनीथिंग, तो वहां पे तुम्हारा क्या आ गया? नो, तुम लैपटॉप खरीद नहीं पाओगे। सो बेसिकली जब तुम ऐसे किसी चार्ट के अंदर तुम मॉडल को समझा रहे होते हो कि अगर ये है तो A क्लास में जाओ, ये है तो B क्लास में जाओ, अगर ये है तो A क्लास में जाओ, ये है तो B क्लास में जाओ, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डिसीजन ट्री। क्या बोलते हैं? डिसीजन ट्री। मतलब जब वो इफ और एल्स को, इफ एंड एल्स के बारे डिसाइड कर रहा होता है कि उसको क्लास A में जाना है, क्लास B में जाना है, उसको क्लास 1 में जाना है, क्लास 0 में जाना है, या फिर क्लास में जाना है, या तो क्लास फेल में जाना है। गॉट इट? तो ये डिसीजन ट्री होता है। अब तुम बोलोगे ये तो बड़ा आसान है, कॉम्प्लेक्सिटी डाली, 5-6 चीजें डाली, डिसीजन ट्री बन गया। बट एक्चुअली डिसीजन ट्री यहाँ से नहीं बनता। डिसीजन ट्री बनाने के लिए तुम लोग को दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है। फर्स्ट थिंग इज एंट्रोपी एंड सेकेंड थर्ड इज इंफॉर्मेशन गेन। क्या बोला मैंने? फर्स्ट थिंग क्या है? एंट्रोपी, सेकेंड थिंग इज इंफॉर्मेशन गेन। एंड कोशिश कर रहे होंगे आज और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन दोनों चीजों को डिटेल के अंदर पढ़ ले। बट एंट्रोपी इंफॉर्मेशन गेन में आने से पहले मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगी एंड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज बताऊंगी इस टूल की। गॉट इट? बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ डिसीजन ट्री। गॉट इट? तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी इनको मेरे साथ साथ लिखते जाना, ठीक है? अब जो पहले टर्मिनोलॉजी बनानी है तुम लोग को, मान लो मैंने क्या करा कि तुम लोग को लैपटॉप लेना है, तो मैंने यहाँ पे क्या डायग्राम बनाया? सैलरी। अब लैपटॉप जब तुम्हें खरीदना होता है तो एक तो सैलरी की बेसिस पे होता है, उसके बाद एक तुम लोग का होता है वो
एज के बेसिस पे कि तुम्हारी एज कितनी है, एंड दूसरा होता है तुम्हारे लोन के बेसिस पे कि तुमको लोन कितना मिलेगा। ये 3 कंडीशन है कि इसके बेसिस पे तुम लोग लैपटॉप खरीद सकते हो। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, सैलरी, एज एंड लोन। अब सबसे पहले चीज जो यहाँ पे आ रही होती है ना, वो आती है सैलरी की कंडीशन। मान लो मैंने बोला अगर तुम्हारी सैलरी ज्यादा है 50,000 से, तो अगर 50,000 सैलरी ज्यादा है तो मैंने क्या लिखा, यस तुमको लोन मिल जाएगा। और अगर तुम्हारी सैलरी 50,000 से ज्यादा नहीं है, मैंने क्या लिखा, नो, तो तुम्हारा लोन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर तुमको लोन मिल गया तो यस तुम लैपटॉप खरीद सकते हो, और अगर लोन नहीं मिला तो क्या हो गया, नो, तुम लैपटॉप नहीं खरीद सकते, इस लोन के बाद यू कांट बाय द लैपटॉप। तो अब ये मैंने डायग्राम बनाया ना, इस डायग्राम के अंदर जहां से मैंने स्टार्ट करा था डायग्राम को, क्या बोला, जहां से मैंने इसको स्टार्ट करा था, इसको बोलते हैं रूट नोड। क्या बोलते हैं, रूट नोड। ये जहां पे मैं डिसीजन ले रही थी, लाइक व्हाट एवर द पार्ट वाज, इसे बोलते हैं डिसीजन नोड। एंड जो तुम लोग के फाइनल कंक्लूजन निकले कि यस लैपटॉप खरीदेंगे या लैपटॉप नहीं खरीदेंगे, इसको बोलते हैं लीफ नोड। गॉट इट। दिस इज कॉल्ड रूट नोड, जहां से स्टार्ट होता है। ये बीच में जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी सेक्शनिंग होती है, 10 लेयर, 15 लेयर, 50 लेयर, इसे क्या बोलते हैं, डिसीजन नोड। और जो सबसे आखिर में आता है, इसे क्या बोलते हैं, लीफ नोड। गॉट इट, क्लियर है। लिख लो उसको, कहीं पर लिख रहे हो तो। ठीक है, तो यार ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हमको क्लियर हो गई। अब यार इसमें 2 टर्म्स और होती है, तो हमें समझ आया। इसके बाद में एक टर्म इसके अंदर आता है डेप्थ का। जो ये होती है ना, कि ये कितने लेवल में स्प्लिट हुआ, इसे क्या बोलते हैं, डेप्थ। और इसके बाद ये कितने ब्रांचेस में स्प्लिट, लाइक ये कितने पार्ट्स में स्प्लिट हुआ, इसको क्या बोल रहे होते हैं हम लोग, इसका ब्रांच। तो बेसिकली जो इसकी विड्थ होती है वो हम ब्रांच से डिसाइड करते हैं, एंड इसमें कितने लेवल्स आ गए उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, डेप्थ बोल रहे होते हैं। गॉट इट। क्लियर है। तो यार ये चीज तुमको दिमाग में घुस गई, हमको तो हल्का फुल्का आइडिया लग गया इसका, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ये एक की टर्मिनोलॉजीज होती है डिसीजन ट्री की, जो हमको मालूम होनी चाहिए। अब यार इस डिसीजन ट्री के अंदर क्या क्या चीजें, थोड़ी बहुत हमको आइडिया लगा। अब इसके अंदर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। शीट चेंज कर दो, चेंज कर दो ना। यस मैम। अब इसके बाद हम कैसे काम कर रहे होंगे, तो यार ये तुमको समझ आया। अब इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमको समझ आया डिसीजन ट्री क्या होता है, फिर हमने से कुछ टर्म पढ़े। नेक्स्ट चीज जो तुमको आनी चाहिए ना, उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब कि यार पहले कौन सा लीफ नोड आएगा, उस लीफ नोड को डिसाइड करके तुम्हें कितनी सब कैटेगरीज बनानी है, फिर उसको डिसाइड करके कितनी सब कैटेगरीज बनानी है, ये मेन थिंग होनी चाहिए। कि फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार्ट कहां से करा है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, किसी इंसान की एज देखेंगे। अगर एज क्या है उसकी, कम है, मतलब वो किस में चला गया, स्टूडेंट में चला गया। अगर उसकी एज ज्यादा है तो किस में जा सकता है वो, वर्किंग में जा सकता है। अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ने भी मैंने 2 चीज डाल दी, स्टूडेंट कैसा है, अर्निंग स्टूडेंट है, या फिर कौन सा स्टूडेंट है, फ्रेशर स्टूडेंट है। अगर वो वर्किंग है तो उसकी सैलरी कम है, या तो उसकी सैलरी ज्यादा है। अगर वो अर्निंग स्टूडेंट है तो अर्निंग स्टूडेंट में, अगर अर्निंग स्टूडेंट है, क्या उसने पहले कोई ईएमआई लिया है, और अगर वो फ्रेशर है तो उसके पेरेंट्स क्या काम करते हैं। गॉट इट। तो तुम कितनी क्लासेस में उसको सब डिवाइड कर पा रहे हो, ये कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग। और स्प्लिटिंग पहली थिंग, अगर तुमने स्प्लिटिंग ज्यादा कर दी तो ओवरफिट हो जाएगा, और अगर स्प्लिटिंग तुमने कम कर दी तो अंडरफिट हो जाएगा, एंड मॉडल तुम्हारा ढंग से ट्रेन नहीं होगा। तो फर्स्ट चीज इसका तुम्हें इस मॉडलिंग में ध्यान देना पड़ता है, दैट कॉन्सेप्ट इज स्प्लिटिंग। उतना ही स्प्लिट करना है जिससे मॉडल ढंग से ट्रेन हो। अगर ज्यादा करोगे तो ओवर फिटिंग हो जाएगा, कम करोगे तो वो अंडर फिटिंग रह जाएगा। गॉट इट। तो स्प्लिटिंग मतलब वो कितनी, डिवीजन इनटू सब ब्रांचेस, डिवीजन इनटू सब ब्रांचेस।
लिख लो। चलो ये क्लियर है। मैम अब अगर ज्यादा स्प्लिटिंग करेंगे हम, आप अगर बोल रहे हो ज्यादा कि स्प्लिटिंग करोगे ना, मैं बताती हूँ, ज्यादा स्प्लिटिंग करते हो ना तो वहां से ना बहुत ओवर फिटिंग कंफ्यूजन आती है। मैं आऊंगी इस टॉपिक पे, आज हम ओवर फिटिंग समझेंगे कैसे होती है, ठीक है। ठीक है। मैं नेक्स्ट कीवर्ड पे उस पे आऊंगा, आपको बताऊंगी ओवर फिटिंग कैसे होती है एंड क्यों ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं करनी चाहिए, तो अभी आई विल कम टू दैट। बट उससे पहले एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब यार ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट एंट्रोपी, क्या बोलते हैं इसको, एंट्रोपी। बना लो, स्टार्स बना लो जितने बना सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब एंट्रोपी बेसिकली हमको क्या बताता है, प्योरिटी ऑफ डेटा सेट बताता है। और अब मैं छत पे नहीं पढ़ा रही, सुन रहे हो? अच्छा, हवा में देख के पढ़ रहा है, मैं लैपटॉप में पढ़ा रही, नींद आ रही है, पानी पीना है, फोकस। टेस्ट क्या ले ले, तुम लोग ट्रॉमेटाइज हो गए। हाँ जी, तो एंट्रोपी क्या करता है, तुमको प्योरिटी ऑफ डेटा सेट बताता है। प्योरिटी मतलब अगर मान लो मैंने कंक्लूजन बनाई, डेटा सेट है, मतलब यहाँ पे वाई कॉलम है, वाई कॉलम के अंदर मान लो सारे यस लिखे हुए हैं, यस यस यस, तो इसकी एंट्रोपी कितनी आने वाली है, 0। अगर मेरे डेटा सेट के अंदर सारे क्या लिखे हुए हैं, नो लिखे हुए हैं, तो इसकी एंट्रोपी कितनी आने वाली है, 0। बट अगर मेरे डेटा सेट के अंदर कुछ यस लिखे हैं और कुछ नो लिखे हैं, मतलब 50% यस 50% नो, तब इसकी एंट्रोपी कितनी आ जाएगी, हाई आ जाएगी। तब इसकी एंट्रोपी 0.5, 0.3, 0.8, 0.9 आ जाएगी। और जहां पे भी एंट्रोपी ज्यादा है, मतलब वो डेटा सेट क्या है, इम्प्योर है, और उस डेटा सेट के अंदर उतनी ज्यादा हमको कंफ्यूजन होने वाली है, वहां पे डायग्राम बनाना उतना ज्यादा मुश्किल होने वाला है। सो बेसिकली एंट्रोपी आपको क्या बताता है, इम्प्योरिटी बताता है, और जहां पे एंट्रोपी की वैल्यू हाई है, समझ जाना वहां पे इम्प्योरिटी हाई है, मतलब वहां पे उतने ही ज्यादा यस और नो का कॉम्बिनेशन है। और जितना ज्यादा यस और नो का कॉम्बिनेशन है, फ्यूचर में जो हमारा मॉडल है उसके कंफ्यूजन के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ने वाले हैं। इम्प्योरिटी बताता है, इम्प्योरिटी का लेवल बताता है। तो अगर सारे यस हैं तब इसका 0 आता है, सारे नो है तब भी इसका 0 आता है। बट अगर 50-30, 70-80 के रेशियो में है, अगर सारी चीजें एक कॉलम में सेम नहीं है, तो एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ जाती है, डिसीजन ट्री में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। क्लियर है? मतलब इट मेजर्स द इम्प्योरिटी ऑफ डेटा सेट, measures the impurity of डेटा सेट। इफ यू वांट तो ऐसे एक टेबल बना सकते हो, छोटा सा टेबल बना लो, उसमें से लिख लो कि अगर ऑल यस हैं तो एंट्रोपी की वैल्यू कितनी है, 0, और अगर ऑल नो है तो एंट्रोपी की वैल्यू कितनी है, 0। मतलब ये दोनों किसके केस हो गए, प्योर के केस हो गए। बट अगर 50% यस है 50% नो है, तो एंट्रोपी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, इसकी वैल्यू इस केस से -1 पे चली जाती है, एंड इसको क्या बोलते हैं, नॉट प्योर या इम्प्योर। क्लियर है? मतलब 0 से लेके -1 में जाती है, ठीक है। ये मैक्सिमम इम्प्योरिटी होती है 50-50, जब आधे यस है आधे नो है। यहाँ पे मॉडल को बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अब यार तुम लोग बोलो कि एंट्रोपी निकलती कैसे है, ये मैक्सिमम या 50% यस होंगे, हम दो कैटेगरीज हैं, दोनों इक्वल अमाउंट में है, आधे काम करके यस मिल रहा है, आधे काम करके नो मिल रहा है, तो कंफ्यूजन पीक लेवल पे होती है, वहां पे एंट्रोपी की वैल्यू कितनी आती है, -1 आती है, तो वहां पे एंट्रोपी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब तो बोलेंगे कि क्या है एंट्रोपी, मतलब एंट्रोपी बेसिकली एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो लॉग की कैलकुलेशन करके निकलता है। किससे निकलता है, लॉग की कैलकुलेशन करके निकलता है। एंट्रोपी का मैं तुम लोग को फॉर्मूला बता देती हूँ, एंट्रोपी कैसे निकलता है। यस, अब समझना, एंट्रोपी का फॉर्मूला समझना हल्का सा, अगर तुम लोगों ने कुछ भी समझा ना, एंट्रोपी को हम एंट्रोपी ऑफ इंफॉर्मेशन गेन, हाँ जी, फॉर्मूला कैसे होता है, P of S log 2 P of S माइनस P, मतलब ये क्लास A है, यस लिख रही हूँ, मतलब क्लास 1 की बात कर रही हूँ, एंड P of नो log 2 P of नो।
अब यार ये लॉग क्या है भूल जाओ, लॉग को तुम साइन समझ लो, साइन कॉस होता था ना, वैसे लॉग एक कॉन्सेप्ट होता है। अब बेसिकली ये क्या करता है, बहुत ध्यान समझना, ये यस की सारी लॉग की वैल्यूज लेता है, उसमें से नो की सारी लॉग की वैल्यू माइनस कर देता है। बहुत ध्यान समझना, यस की सारी वैल्यूज लेगा, मतलब क्लास 1 को लेगा, उसमें से क्लास 2 को सारा माइनस कर देगा, क्लास 1 एंड क्लास 2 को माइनस करेगा, एंड फिर जो तुम्हारी लॉग वैल्यू बच रही होगी उसको वो क्या बोलता है, एंट्रोपी बोलता है। क्लियर है? अब समझना मेरी बात, बहुत ध्यान से समझना। अब यार मैंने क्या बोला, मानो मेरे डेटा सेट है, अब मेरे डेटा सेट के अंदर सारी वैल्यू क्या है, यस, सारी वैल्यू क्या है, यस। तो वहां पे क्या कर रहा होगा वो, यस में से यस माइनस करेगा, और यस में से यस माइनस करेगा तो एंट्रोपी कितनी आ जाएगी, 0, और एंट्रोपी 0 आ गई, मतलब डेटा क्या था, प्योर। मान लो मेरे डेटा सेट के अंदर सही नो वैल्यूज है, तो वो क्या करेगा, नो में से नो माइनस करेगा, नो में से नो माइनस करेगा तो एंट्रोपी कितनी आ जाएगी, 0। एंट्रोपी 0 आ गई तो डेटा सेट क्या है, प्योर। मान लो मेरे डेटा सेट के अंदर 6 यस है और 4 नो है, क्या बोला, 6 यस है और 4 नो है, तो ये क्या करेगा, 6/10 लॉग वैल्यू निकालेगा उसकी, माइनस 4/10 लॉग वैल्यू उसकी निकालेगी, और फिर यहाँ पे एंट्रोपी की वैल्यू आ रही होगी, और जितनी एंट्रोपी की वैल्यू होगी उतना इम्प्योरनेस तुम्हारे डेटा के अंदर होगी। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी। अब लॉग क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, तो मैं जानने की जरूरत नहीं है। लॉग एक टेबल होती है, जैसे साइन होता था ना, कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती थी, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती थी, याद है, हल्का हल्का 10th में पढ़ा होगा। वैसे लॉग की एक टेबल होती है, वैसे ही log 1 का एक आंसर होता है, log 2 की एक वैल्यू होती है, log, जैसे मान लो इसका आंसर आया log 6/10, तो log 6/10 की जो भी वैल्यू होती होगी, मान लो 0.9 आती है तो 0.9 लिख देगा। फिर लिख रहा है log 4/10, log 4/10 की वैल्यू मान लो 0.6 होती है, 0.6 लिख देगा। 0.9 माइनस 0.6 कितना होता है, 0.3, तो एंट्रोपी कितना आ गया, 0.3। तो बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला जिससे एंट्रोपी निकलता है, क्लास ए की लॉग वैल्यू माइनस क्लास बी की लॉग वैल्यू, एंड यहाँ से तुम्हारा एंट्रोपी आता है। एंट्रोपी 0 है मतलब डेटा प्योर है, एंट्रोपी में कुछ वैल्यू है मतलब डेटा प्योर नहीं है। दिस इज एंट्रोपी, राइट इट डाउन। कुछ क्वेरी है, कुछ इश्यू है तो पूछ लो। मैम एक इशू ये है, पूछिए। हम इसमें सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट नहीं, सॉरी, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई की वाई बात कर वाई रहे हैं ना, वाई टारगेट कॉलम की, हाँ, टारगेट टारगेट की बात करती टारगेट है, की, जिस ओके, टारगेट की है ना, टारगेट जो की बात बेस कर रहे हैं। मेजर 2 क्लासेस है ना, जब क्लासिफिकेशन हाँ जी, करने वाले, तो क्लास ए माइनस क्लास बी। ओके, ठीक है जी। क्लियर है? मैम, हाँ जी, यस, ओके, एक चीज और, जैसे बोलिए आपने बोला बोलिए। कि अगर उसमें 6 वैल्यूज यस है, 4 वैल्यूज नो है ना? तो वो ऐसे लिखता है, आप तो थोड़े हो आप बीटेक बैकग्राउंड से, तो मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। लाइक इट विल डू लाइक दिस, ये ऐसे करेगा, 6/10 log 6/10 माइनस 4/10 log 4/10। यस की वैल्यू, नो की वैल्यू, मान लो अगर ओके, 5 यस है 5 नो है, तो 5/10 log 5/10 माइनस 5/10 log 5/10, एंड देन कुछ ठीक है वैल्यू। मैम। तो मैम बेसिकली ये काउंट ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज लेता है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ यस, या नॉट द या एक्चुअल वैल्यू ऑफ यस, यस, नॉट द एक्चुअल या वैल्यू, राइट? ये प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस क्या होता है यार, ये तो बहुत कॉमन चीजें हैं। हाँ, अच्छा, बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, हाँ, ठीक है, राइट राइट। बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जिस चीज का निकालना है, हाँ जी, मतलब आई मीन उसको जिस क्या चीज की बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपॉन में टोटल। टोटल, हाँ, तो राइट मान लो राइट। मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ यस निकालनी है, हाँ मतलब जी, यस टोटल अपॉन यस वैल्यूज, हाँ, टोटल। यस वैल्यूज अपन टोटल वैल्यूज, या अगर मुझे राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो पढ़ानी है, मतलब नो अपॉन में टोटल। सो अगर हाँ 10 जी, डेटा सेट के अंदर 4 यस है 6 नो है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 4/10। इसकी राइट, कितनी हो गई, 6/10। 6/10, यस, तो ठीक यहाँ है पे मैम, डाल दो 4/10, यहाँ पे कितना डाल गॉट दो, इट, 6/10। तो हाँ ये जी, जी नाउ आई एम गेटिंग प्रोबेबिलिटी दिस, ऑफ यस है जो तुम बेस थ्योरम से निकालते हो। गॉट इट मैम। बेस थ्योरम पढ़ी है किसी ने, नेव बेस, वो भी पढ़ाऊंगी मुझे वो पहले पढ़ानी चाहिए थी फिर तो, उसका वही मशीन लर्निंग। चलो मैं कोई नहीं, आई डू दैट, मैं आऊंगी इस पे, ये खत्म नहीं, सब इंटरकनेक्टेड है, हम घूम फिर किस पे आ रहे होंगे। गॉट इट, इतना क्लियर है? तो ये तो बेसिक प्रोबेबिलिटी तो पता है ना। मान लो मेरे पास 6 डाइस रोल किया तो 6 ऑप्शन है, और 6 में से 2 आने के कितने चांसेस है, तो उसके चांसेस कितने हैं, 1/6। मान लो इवन नंबर आने के कितने चांसेस हैं, तो टोटल 6 चांसेस है, इवन 3 होते हैं, तो 3/6 विच इज 1/2। गॉट इट? लिख लो इस चीज को, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अब यार एंट्रोपी तुमको समझ आया, एंट्रोपी तुमको समझ आया कैसे निकलता है, क्या होता है।
बिकॉज जब बैकएंड में मशीन लर्निंग मॉडल काम कर रहा है वो हर लेवल की एंट्रोपी निकाल रहा है। वो तुम्हारे सैलरी की एंट्रोपी निकालेगा, लाइक वो एंट्रोपी निकालता है। और वो यहाँ पे तो मैंने तुम्हें सिर्फ टारगेट का एंट्रोपी निकाल के दिखाया, वहां पे वो हर फीचर की एंट्रोपी निकाल रहा होगा। तुम्हारी एज की एंट्रोपी की, कितने बच्चे सीनियर है, कितने बच्चे जूनियर है, तुम्हारी सिबिल स्कोर की एंट्रोपी, कितनों को लोन मिलेगा, कितनों को लोन नहीं मिलेगा, हर कॉलम की एंट्रोपी निकलती है। फिर उस सारी की सारी एंट्रोपी से जो फाइनल चीज निकलती है डिसीजन ट्री बनाने के लिए, एक सेकेंड, उसको जो फाइनल चीज निकल रही होती है उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन गेन। एक सेकेंड, मैं कुछ और पेजेस ऐड कर दूं। हाँ, जो फाइनल थिंग हमको मिल रहा होता है ना, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन गेन। क्या बोलते हैं उसको? इंफॉर्मेशन गेन, विच इज कॉल्ड आईजी, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन डिसीजन ट्री। अब यार इंफॉर्मेशन गेन बेसिकली क्या होता है कि यार डेटा सेट के अंदर में से मुझे ये पता लगाना कि मुझे किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है मतलब कि जब मैं डिसीजन ट्री बना रही हूँ ना, तो मैं लेवल 1 पे क्या डालूंगी, लेवल 2 में क्या डालूंगी, लेवल 3 में क्या डालूंगी। मान लो तुम लोग बाहर खेलने जाना है। अब बाहर खेलने जाने के लिए तुम लोग रेन भी देखते हो, तुम लोग टेम्परेचर फैक्टर भी देखते हो, उसके बाद तुम लोग ह्यूमिडिटी भी देखते हो, तुम लोग विंड भी देखते हो, ऑब्वियसली ना। ये अगर गर्मी ज्यादा है तुम खेलने नहीं जाओगे, गर्मी कम है खेलने चले जाओगे। हवा ज्यादा चल रही है तो तुम उसके हिसाब से गेम चेंज करोगे, हवा कम चल रही है तो गेम उसके हिसाब से चेंज होगा। बारिश हो रही है तो गेम खेलने नहीं जाओगे, बारिश नहीं हो रही तो गेम खेलने चले जाओगे। ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो तुम नहीं जाओगे, ह्यूमिडिटी कम है तो तुम चले जाओगे। अब ये चार फैक्टर्स हैं। बट जब मैं डिसीजन ट्री बना रही होंगी तो मैं अब यहाँ पे रेन को डालूंगी, यहाँ पे रेन डालूंगी, यहाँ पे रेन डालूंगी, या फिर पहले टेम्परेचर चेक करूंगी फिर बारिश चेक करूंगी, या फिर पहले बारिश चेक करूंगी फिर टेम्परेचर चेक करूंगी। पहले क्या चीज चेक होगी वो सारी की सारी बातें इन्फॉर्मेशन किन बताएगा। मान लो 4 फैक्टर है, 4 फैक्टर से डिसाइड हो रहा है कि भाई मेरे को या तो लोन मिलेगा या तो लोन नहीं मिलेगा। तो चारों फैक्टर में से रूट में कौन आएगा, डिसीजन में कौन आएगा, और लीफ में कौन आएगा। ये चीज किससे पता चलती है? इंफॉर्मेशन गेन से पता चलती है। कौन सी चीज किस लेवल पे आने वाली है, पहले क्या चीज चेक करनी है, वो इंफॉर्मेशन गेन से पता चलती है। मींस बेसिकली ये क्या करते हैं, मान लो समझना, मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सीनियोरिटी नाम का एक कॉलम है। क्या बोला? सीनियोरिटी नाम का एक कॉलम है। अब सीनियोरिटी नाम का एक कॉलम है और एक कॉलम है तुम लोगों का सैलरी नाम का। लाइक तुम लैपटॉप खरीदने जा रहे हो, भाई लैपटॉप पे ही हूं मैं। एक सीनियोरिटी नाम का कॉलम है, एक सैलरी नाम का कॉलम है, और सीनियोरिटी, सैलरी, और मान लो एक डिपार्टमेंट नाम का कॉलम है। तुम प्राइवेट सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर में हो, कहाँ पे, 3 कॉलम है। तो अब जब मुझे अब अपना जो डिसीजन ट्री चालू करना है, मैं सीनियोरिटी से चालू करूं, मतलब पहले सीनियोरिटी चेक करूं, सैलरी से चालू करूं, या तो डिपार्टमेंट से चालू करूं, मुझे नहीं पता। तो मेरा मॉडल क्या करेगा, इसका इन्फॉर्मेशन गिन निकालेगा, इसका इन्फॉर्मेशन गेन निकालेगा, और इसका इन्फॉर्मेशन गेन निकालेगा। और जिसका इन्फॉर्मेशन गेन भी सबसे ज्यादा आ रहा होगा उसको वो क्या समझ जाएगा, रूट नोड समझ। अंडरस्टूड? मतलब अगर मेरे पास 4 कॉलम है और चारों में से मुझे नहीं पता कि मैं ट्री कहां से बनाना चालू करूं। अंडरस्टूड? मान लो मैंने बोल दिया कि भाई सिविल स्कोर, शादी का स्टेटस, मैंने बोला सिविल स्कोर, सैलरी, मैरिज स्टेटस और एम्प्लॉयमेंट, इन 4 बेसिस पे या तो तुमको लोन मिलेगा या तो लोन नहीं मिलेगा। अब तुम्हें नहीं पता कि जो तुम टेबल बनाओगे उसमें सबसे पहले सिविल चेक करोगे, उसके बाद तुम मैरिज स्टेटस चेक करोगे, या फिर सबसे पहले तुम एम्प्लॉयमेंट चेक करोगे, उसके बाद सिविल चेक करोगे। हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, इसका इन्फॉर्मेशन गेन निकालेंगे, इसका इन्फॉर्मेशन गेन निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे। और जिसकी इन्फॉर्मेशन गेन की वैल्यू क्या आ रही होगी, सबसे हाई आ रही होगी, वहां से मैं अपना डिसीजन ट्री बनाना चालू कर दूंगी। तो मान लो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, समझना। अब इसी पे आते हैं, कहां पे है, सिविल, सैलरी, मैरिड, एम्प्लॉयमेंट। क्या क्या है, सिविल, सैलरी, मैरिड एंड एम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉयड है भी कि नहीं है। चलो अब मैं क्या करूंगी, मेरा जो मॉडल है इनमें होगा ना, एम्प्लॉयड में क्या क्या ऑप्शन होंगे, यस और नो। मैरिड में क्या होंगे, यस और नो। सैलरी में क्या होगी, रेंजेस होगी 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, और मैं फिर ग्रेटर देन 20। और सिविल में क्या होगा, लो, मीडियम और हाई, कुछ ऐसे ऑप्शन है। तो मेरा मॉडल क्या करेगा, इसका एक आईजी वैल्यू निकालेगा, इसका एक इन्फॉर्मेशन गेन निकालेगा, इसका इन्फॉर्मेशन गेन निकालेगा, इसका इन्फॉर्मेशन गेन निकालेगा। कैसे निकालेगा,
समझना, इन दोनों की एंट्रोपी निकाल के इसका इन्फॉर्मेशन गेन निकल रहा होगा, इन दोनों की एंट्रोपी निकाल के इसका इन्फॉर्मेशन गेन निकल रहा होगा, इनकी एंट्रोपी के साथ इसका इन्फॉर्मेशन गेन निकल रहा होगा, इसकी एंट्रोपी के साथ इन्फॉर्मेशन गेन निकल रहा होगा। और जब सबका इन्फॉर्मेशन गेन निकल जाएगा तो मान लो सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन किसका आ रहा है, इसका मैक्स आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट का किसका आ रहा है, मैक्स आ रहा है, तो यहाँ पे किसको डाल देगा, एम्प्लॉयमेंट में। अब ये चेक करेगा, तो अगर कोई बंदा एम्प्लॉयड है फिर ये जाके उसकी क्या चेक करेगा, सैलरी। अगर कोई बंदा एम्प्लॉयड नहीं है तो फिर ये जाके क्या चेक करेगा, उसका मैरिज स्टेटस, और यहाँ पे सैलरी के बाद मैरिज स्टेटस चेक कर रहा होगा। अब मैंने मैरिज स्टेटस बाद में क्यों चेक करा, अब मान लो एम्प्लॉयमेंट हट गया, तब ये क्या करेगा, ध्यान से समझना, अभी एम्प्लॉयमेंट को हटा देगा, फिर जो बाकी 3 बचे हुए हैं उनका आईजी निकालेगा, फिर उन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा, मान लो अब इसके बाद किसका आ गया, सैलरी का मैक्स आ गया, तो उसके बाद किसको डाल देगा, सैलरी। सैलरी का एंट्रोपी किसका आया, मैरिड का, फिर किसको डाल देगा, मैरिड का, और मैरिड के बाद आखिर में किसको डाल देगा, सिविल का। तो ऐसे वो डायग्राम में डाल रहा होगा, बट किसकी बेसिस पे निकालेगा, जिसका इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा आएगा उसको वो टॉप पे रखेगा, और हर बार एक नोड लगाने के बाद वो फिर से इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट कर रहा होगा। गॉट इट। अब तुम बोलेगे ये तो समझ आया, इन्फॉर्मेशन गेन निकलता है, जिसका इन्फॉर्मेशन गेन मैक्सिमम होता है उस नोड को हम प्रायोरिटी देते हैं। इन्फॉर्मेशन गेन निकलता कैसे है, जैसे एंट्रोपी का तो फॉर्मूला था, हमें लाइक भले इतना समझ नहीं आया बट हमें मालूम चला गया इसका फॉर्मूला है, वैसे इन्फॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला होता है, दे लिख लो, यस। तो इंफॉर्मेशन गेन ऑफ द एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, हमारे फील्ड को, इंफॉर्मेशन गेन ऑफ द एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू एंट्रोपी ऑफ द पेरेंट माइनस वेटेड एंट्रोपी ऑफ द चिल्ड्रन। अब ये क्या है, समझना मेरी बात, तुम लोग को एग्जांपल दूंगी, फॉर्मूला याद कैसे, एंट्रोपी ऑफ द पेरेंट, मतलब मुझे एंट्रोपी निकालनी है किसकी, समझना ध्यान से। अगर मुझे इंफॉर्मेशन गेन निकालना है, मान लो मुझे इंफॉर्मेशन गेन निकालना है एम्प्लॉयमेंट का, क्लियर है, तो मैं क्या करूंगी, एम्प्लॉयमेंट की एंट्रोपी डाल दूंगी यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट कॉलम की जो भी एंट्रोपी आ रही होगी वो निकाल लूंगी, उसमें से क्या माइनस कर दूंगी, एंट्रोपी ऑफ द कितने बंदे एम्प्लॉयड है, यस, प्लस में एंट्रोपी ऑफ द कितने बंदे एम्प्लॉयड नहीं है, नो। और मान लो अगर 6 बंदे एम्प्लॉयड है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 6 से, और मान लो 4 बंदे एम्प्लॉयड नहीं है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 4 से। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, वेटेड लिखा है, कि एक्चुअली में जितने लोगों की फ्रीक्वेंसी यस है उतने नंबर से तुम्हें क्या करना है, आप बाद में मल्टीप्लाई करना है। तो इंडिविजुअल मतलब बेसिकली अंदर के जो रोज है उनकी एंट्रोपी निकालनी है, उसका क्या करना है, सम करना है, इसकी एंट्रोपी में से क्या करना है, माइनस करना है, और फिर जो तुम्हारा आंसर आ रहा होगा उसको तुम इन्फॉर्मेशन गेन करो। वैसे ही मान लो मुझको इन्फॉर्मेशन गेन निकालना है अपना, किसका था, एम्प्लॉयमेंट के बाद मैरिड, एम्प्लॉयमेंट के बाद मुझको निकालना था सिविल का, किसका निकालना है, सिविल स्कोर का। तो सिविल स्कोर में क्या करूंगी, एंट्रोपी निकालूंगी किसकी, सिविल कॉलम की, 5 में से एक कॉलम की एंट्रोपी सिविल कॉलम की निकलेगी, उसमें इसमें से क्या माइनस करेंगे, एंट्रोपी ऑफ लोअर क्लास प्लस एंट्रोपी ऑफ मीडियम स्कोर प्लस एंट्रोपी ऑफ हायर स्कोर। मानो लोअर वाले 3 बंदे थे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीडियम सिविल वाले 3 बंदे थे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हायर सिविल वाले 4 बंदे थे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सारे इंडिविजुअल का एंट्रोपी निकाला, सिविल के एंट्रोपी में से माइनस करा और सिविल का इंफॉर्मेशन गेन आ गया, और ऐसे ही करके मैं सारे कॉलम्स का इंफॉर्मेशन गेन निकाल रही हूँ, और आखिर में जिसका इंफॉर्मेशन गेन क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, वहां से मैं डिसीजन ट्री को क्या करूंगी, स्टार्ट करूंगी। आइडिया लगा, अंदाजा yes, लगा, yes. ये वीडियो फिर देखना, कोई इशू नहीं होता है, बहुत नई चीज है, हैवी लग रहा हो बट इसको जब फिर से देखोगे चीज समझ आ रही होगी, ठीक है। तो यार आया हमको समझ, इतना मुश्किल नहीं है, बता हमें आया। सो बेसिकली ओवरव्यू दे रही, फिर आगे बढ़ूंगी। तो हमने कहाँ से स्टार्ट करा, हम डिसीजन ट्री की क्लासिफिकेशन में आए थे, तो क्लासिफिकेशन में डिसीजन ट्री पढ़ रहे थे। डिसीजन ट्री में मैंने बेसिकली याद कॉन्सेप्ट बताया, एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन। एंट्रोपी मतलब कितनी है, इम्प्योरिटी कितनी है, अगर एंट्रोपी की वैल्यू 0 है मतलब डेटा पूरा प्योर है, और जितनी ज्यादा एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ती है उतना इम्प्योरिटी बढ़ता है। प्लस जब तुम क्या करते हो, पेरेंट की एंट्रोपी में से
वेटेड चाइल्ड की एंट्रोपी को क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो, उससे तुम्हारा क्या निकल जाता है, इंफॉर्मेशन गेन। और ऐसे ही तुम सारे कॉलम, जितने भी कॉलम तुमको दे रखे होंगे, सारे कॉलम की इंफॉर्मेशन गेन निकालोगे, और जिस भी कॉलम का इंफॉर्मेशन गेन क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, उसको तुम क्या ले लोगे, अपना रूट नोड। सो बेसिकली जितना आसान डिसीजन ट्री लगता है, जो हमें सिखाया गया कि भाई बन गया, ऐसा नहीं है। बैकएंड में मॉडल बहुत बड़ी बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा होता है। सामने तो मैं देखा डिसीजन ट्री है, अगर यस है तो राइट में चले जाओ, नो है तो लेफ्ट में चले जाओ, बट बैकएंड में ये चल रहा होता है। तो तुम जितने भी इफ एल्स के कोडिंग करते हो, इफ एल्स कंडीशंस है, देख के तो इजी लग रही है, बट बैकएंड में इफ एल्स में क्या आएगा वो खुद से डिसाइड कर रहा है ना, वो इसमें लगता है। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, स्नैपचैट के जो फिल्टर्स होते हैं, जो तुम्हारा फेस डिटेक्शन कर रहे हैं, उन सब के बीच में कहीं ना कहीं रैंडम फॉरेस्ट लगता है। एंड रैंडम फॉरेस्ट किससे बना है, बहुत सारी छोटी छोटी डिसीजन ट्रीज को मिला के तुम्हारा रैंडम फॉरेस्ट बनता है। गॉट इट? सो नाउ यू नो डिसीजन ट्री कहाँ कहाँ लगा है, कहाँ, तो मेल हो फीमेल हो, तुम्हारी एज कितनी है, कितने फिल्टर्स आ गए आजकल, ये आंख है, नाक है, मुंह है, क्या है, कैसा है, सब कुछ हो रहा है डीप लर्निंग में। सबके पीछे क्या लग रखा है, डिसीजन ट्री लग रहा है। जो हैंड राइटिंग रेकग्निशन है, तुम्हारा फेस अनलॉक है, हर एल्गोरिथम के पीछे कहीं ना कहीं लग रहा है। आइडिया लग गया? यस मैम। सबका ये चाहिए मुझे, यस। और कोई नहीं बैठा ऑनलाइन क्या? मयंक हो यहाँ पे? सो गया क्या? है कोई होगा उसके आसपास, शोर हो रहा होगा, इसलिए माइक ऑन नहीं किया उसने। कोई नहीं। मैम आप उस फॉर्मूला वाली स्क्रीन पे जाओगे, इन्फॉर्मेशन वाली गेन की, ताकि थोड़ा सा क्विकली लिख लें एक बारी। एक सेकंड लिख लो आराम से, वैसे मैं भेज भी दूंगी, मैंने कल नोट्स नहीं भेजे, अभी भेज दूंगी आपको। यस मैम इन्फॉर्मेशन गेन का एंट्रोपी लिख लिया। दिस वन ना, नहीं ये वाला जिसमें वेटेड वाला, हाँ ये वाला मैम। यस ये थैंक यू। यस मेरा मन तो कुछ मैटर नहीं करता। चलो लिख लो इसको, फिर मैं बताऊंगी। भूख लगी है? कोई नहीं, अभी मैं थोड़ा क्लास और लूंगी, फिर खाना खा लेना उसके बाद जाके। मैम लिख लिया, थैंक यू। यस हो गया। यस या सो बेसिकली ये हमको आइडिया लग गया कि भाई इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है ना। उड़ गया क्या? इंफॉर्मेशन गेन वाला सारा पार्ट उड़ गया। मैंने कीप नहीं किया उसको, लिख लिया असल। छबील स्क्रीनशॉट लिया था क्या उसका? स्क्रीनशॉट नहीं लिया मैम, बस मैंने लिखा था थोड़ा। मयंक लिखा लिया स्क्रीनशॉट? मयंक मैम लिखा है उसको। मेरे का स्क्रीनशॉट नहीं लिया? नहीं मैम लिखा है, लेकिन रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ना, स्क्रीनशॉट ले लोगे तुम लोग। हाँ जी राइट रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ना, रिकॉर्डिंग से राइट। बेस्ट है, कोई इशू नहीं है। सो बेसिकली ओवरऑल कंक्लूजन दे रही हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलूंगी। सो बेसिकली सबसे पहले क्या आता है हमारा रूट क्वेश्चन, जो किसके बेसिस पे डिसाइड होता है, एंट्रोपी गेन के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। फिर यहाँ पे हमारा आ जाता है स्प्लिट बी, यहाँ पे आ जाता है हमारा स्प्लिट ए। स्प्लिट बी में क्या आ जाता है तुम्हारा डिसीजन नोड 1, यहाँ पे क्या आ जाता है तुम्हारा डिसीजन नोड 2, फिर यहाँ पे इसका आ जाता है एक लीफ नोड, यहाँ पे आ जाता है दूसरा लीफ नोड, एक लीफ नोड, और यहाँ पे क्या आ जाता है तीसरा लीफ नोड। एंड इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, जितना स्प्लिटिंग आती है, क्या बोला,
जितना स्प्लिटिंग आ रही है वहां से तुम्हारा क्या मिल रहा है, डेप्थ, और इसे क्या बोलते हैं, ब्रांचेस, जो तुम्हारी विड्थ का आइडिया दे रही होती है तुमको, ठीक है। और जो आईजी निकलता है, आईजी के अंदर हम इंडिविजुअली क्या कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन गेन इज इक्वल्स टू एंट्रोपी ऑफ पेरेंट माइनस वेटेड एंट्रोपी ऑफ चाइल्ड, गॉट इट। और जिसका आईजी तुम्हारा मैथ्स आता है उसको तुम क्या कर लेते हो, चूज कर लेते हो, एंड देन उसके बाद फिर रिकैलकुलेट करते हो जो रिमेनिंग है उनके लिए, गॉट इट। लिख लो इस चीज को। तुम लोग एक टॉपिक पढ़ने के लिए रुके हुए हो ना, पूछ रही हूँ। क्या चीज, 20 मिनट दूर है तुम्हारा घर, बढ़ाओ। 20 मिनट की दूरी पर है, मतलब 50 मिनट के अंदर ही क्या है। एक बार जो है तो 2-3 मिनट के लिए मैं तो लगा पूछूं किस लिए, मैं आपको डाउट है क्या, चैट में लिखा है कुछ इसने, मैम हाउ टू कैलकुलेट वेटेड एंट्रोपी ऑफ चाइल्ड एंड व्हाट वाज दैट, आई डिडंट गेट दैट। कहीं चले गए थे क्या तुम, हम ये कहीं सोना। मैं ये बताती हूँ, देखो इंफॉर्मेशन गेन, मान लो मुझको निकालना है इंफॉर्मेशन गेन ऑफ सिबिल, कि भाई जो सिबिल वाला कॉलम है उसका इंफॉर्मेशन गेन कितना है, तो मैं एंट्रोपी निकालूंगी सिबिल कॉलम का। सिबिल कॉलम का एंट्रोपी कैसे निकल रहा है, मतलब सिबिल जो बाकी 5 कॉलम है उन 5 कॉलम में से सिबिल का एंट्रोपी कितना निकल रहा है, उसमें से क्या माइनस कर दूंगी, एंट्रोपी ऑफ लोअर सिबिल वाले लोग प्लस एंट्रोपी ऑफ मिड सिबिल वाले लोग प्लस एंट्रोपी ऑफ हायर सिबिल वाले लोग। अब वेटेड क्यों बोला जा रहा है, मानो लोअर एंट्रोपी के 3 लोग थे तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, मिडिल एंट्रोपी के 3 लोग तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, हायर एंट्रोपी के 4 लोग तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। मींस सिबिल के जितने भी चाइल्ड थे, लोअर मिडिल हायर, उनकी एंट्रोपी निकाली, उनका वेटेड सम करा, सिबिल के एंट्रोपी में से माइनस करा, एंड फिर जो आया उसको हमने सिबिल का इंफॉर्मेशन गेन बोला। और ऐसी करके जो अदर्स कॉलम है उन अदर कॉलम का भी हम लोगों ने इंफॉर्मेशन गेन निकाला, और जिसका इंफॉर्मेशन गेन मैक्सिमम आया उसको हमने अपना नेक्स्ट नोड क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, और वहां से हमने ट्री बनाना स्टार्ट कर दिया, गॉट इट। बाकी टेंशन मतलब उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तुमको, उसको 10 बार देखना, 15 बार देखना, तो अगर तुम 10 बार में से 8 बार भी जोन आउट हो रहे हो तो बाकी 2 टाइम समझ आएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ो हल्का सा, यस मैम। चलो अब नेक्स्ट थिंग ना जो तुम्हें पढ़नी है, दैट इज ओवर फिटिंग एंड प्रूनिंग, इसी के अंदर है। इंटरव्यूअर्स का फेवरेट क्वेश्चन जो पूछते हैं, अब बेसिकली ओवर फिटिंग तुम सबको पता है क्या होता है, 10 बार अलम सुना होगा, 1 लाख बार जिंदगी में सुना होगा। ओवर फिटिंग बेसिकली क्या होता है, जब हमारे जो मॉडल्स होते हैं, बहुत ध्यान समझना, जब तुम्हारे जो मॉडल है वो पैटर्न को लर्न करने की जगह जब डेटा को लर्न कर जाते हैं, क्या बोला, याद उसको पैटर्न करना था कि भाई अच्छा ये पैटर्न चलता है, वो पैटर्न की जगह क्या कर गए, डेटा को याद कर गए। मतलब हिंदी में बोलूं तो सिर्फ ट्रेंड डेटा पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, कोई
न्यू डेटा आएगा तो एरर देंगे या इतना अच्छा काम नहीं करेंगे। दिस कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, ओवरफिटिंग। सो बेसिकली हमारे डिसीजन ट्री का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है, यहाँ पे ओवरफिटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ओवरफिटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और ओवरफिटिंग होती है स्प्लिटनेस की वजह से। किसकी वजह से? स्प्लिटनेस की वजह से। अब स्प्लिटनेस की वजह से कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, इस एग्जांपल समझने की कोशिश करना, थोड़ा समझना। मान लो अगर तुम यंग हो, और अगर तुम्हारी सैलरी क्या है, मान लो तुम अगर यंग हो, एज तुम्हारी क्या है, यंग है, अगर तुम्हारी सैलरी क्या है, हाई है, अगर तुम्हारा सिटी क्या है, दिल्ली है, अगर तुम्हारी सिटी क्या है, दिल्ली है, उसके बाद अगर तुम्हारी हॉबी क्या है, गेमिंग है, तो यस तुम लैपटॉप खरीद लोगे। गॉट इट? ये कॉमन सेंस की चीज है। अब मान लो अगर तुम्हारी एज क्या है, यंग है, ऐसा एक और है, अगर तुम्हारी सैलरी क्या है, हाई है, अगर तुम्हारी सिटी क्या है, दिल्ली है, और मान लो तुमको बीजीएमआई में इंटरेस्ट है, तब भी तुम लैपटॉप खरीद लोगे। जब मेरे डिसीजन ट्री में ऑलरेडी एक लीफ ऐसा है जो मुझे गेमिंग में यस पे डाल रहा था, तो फिर मुझे बीजीएमआई ऐड करके उसमें यस डालने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज मैं बिना बात के स्प्लिटनेस कर दी। जब गेमिंग आ ही गया, अगर मुझे गेमिंग में इंटरेस्ट है ही, तो गेमिंग खरीदने के मेरे चांसेस बढ़ गए। तो गेमिंग के अंदर फिर तुम बीजीएमआई, फ्री फायर, 10 कॉलम ऐसे थोड़ी क्रिएट करोगे। जब गेमिंग आ गई है, गेमिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं लैपटॉप ले रही हूँ, तो फिर गेमिंग की बात अगर सीधा यस आ रहा है, तो गेमिंग की बात अलग अलग गेम्स डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इससे बिना बात का डेटा का स्प्लिटनेस बढ़ रहा है, बिना बात हम उसको स्प्लिट कर रहे हैं, और डेटा क्या हो जा रहा है, ओवरफिट हो जा रहा है। बिकॉज उसने देखा अच्छा, तो अच्छा वो समझेगा कि जब जब यंग आ रहा है, सैलरी आ रहा है, सिटी आ रहा है, तो आंसर यस आ रहा है, और हो सकता है वो बीच की चीजों को कंसिडर ना करे और एक पैटर्न रीड कर जाए। तो कल को जाके अगर ऐसा कुछ आया ना कि एज, सैलरी हाई, सिटी दिल्ली, और भले यहाँ पे गेमिंग की जगह क्या लिखा हो, तुम्हारा डांसिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, तब भी वो लैपटॉप बाय को क्या कर देगा, यस कर देगा, जबकि तुम्हारा डांसिंग में इंटरेस्ट है, डांसिंग का कंप्यूटर से कोई लेना देना है ही नहीं। तो हो सकता है इतने सारे स्टेप्स में वो 1 2 3 4 स्टेप्स को मैच पे देखे, एक स्टेप को मैच पे ना देखे, और वो तुम्हें गलत डिसीजन बता दे और तुम्हें बोले तुम्हें लैपटॉप लेना चाहिए, जबकि एक्चुअली में इसकी जरूरत थी नहीं, इतनी ज्यादा स्प्लिटिंग डालने की जरूरत नहीं है। जितनी ज्यादा तुम स्प्लिटिंग करते हो, जितनी ज्यादा सब कैटेगरी में जाते हो, मॉडल उतना ज्यादा कंफ्यूज होता है, एंड इसी कॉन्सेप्ट को ओवरफिटिंग ऑफ मॉडल बोलते हैं। गॉट इट? क्लियर है? आइडिया लगा? समझ के स्प्लिटनेस की वजह से ओवरफिटिंग क्यों होती है? बिकॉज वो कंफ्यूजन हो जाता है। अगर तुमने 15 लेवल तक स्प्लिट कर दिया, 15 में से मान लो, ऐसे समझना, थोड़ा ध्यान समझना, मान लो तुमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लेवल तक स्प्लिट कर दिए। ये 3 क्या जा रहे हैं, डिफरेंट जा रहे हैं, और यही 3 क्या है, इंपॉर्टेंट है। बट अगर तुमने इतनी स्प्लिटिंग कर दी ना, वो तो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो वो देखेगा जब इतने सारे सेम है, तो वो तुम्हें फाइनल आंसर दे देगा। भले ये 3 डिफरेंट है, वो इनको कंसिडर नहीं करेगा, बिकॉज इन एंड ये सारे का सारा गेम प्रोबेबिलिटी का है। सो तुम क्या करो, इंस्टेड ऑफ 12 स्प्लिटिंग, तुम कितनी स्प्लिटिंग करो, 5, ताकि अगर शुरू की 2 सेम भी है और बाद की अगर 3 डिफरेंस है, तो बाद के 3 पे क्या करे, मोर फोकस करे। इसलिए ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं करनी, ये ज्यादा स्प्लिटिंग ओवर फिटिंग करवाती है। चलो ये तो क्लियर है, तो स्प्लिटिंग नहीं करनी। तो यार मान लो स्प्लिटिंग करनी पड़ी, मान लो हमारी ऐसी मजबूरी आती है, हमारे मॉडल पे ऐसा दिमाग नहीं था, उसने करते 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 स्प्लिटिंग कर दी। अब स्प्लिट ओवर फिटिंग से बचने का क्या तरीका है? गलती हो गई, स्प्लिटिंग ने ओवर फिटिंग कॉज कर दी, मेरा डेटा ओवरफिट हो गया। अब ओवर फिटिंग से बचने के लिए तुम लोग करते हो प्रूनिंग। क्या करते हो? प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब है जो अननेसेसरी डेटा सेट है, जो अननेसेसरी ब्रांचेस है, अननेसेसरी ब्रांचेस को क्या करना, रिमूव करना। तो जब तुम अननेसेसरी ब्रांचेस को रिमूव कर देते हो, उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अननेसेसरी डेटा सेट को रिमूव कर देना। क्लियर है? सो बेसिकली क्या हुआ, ओवरफिटिंग की वजह से क्या हो रहा था, पुअर टेस्टिंग में पुअर परफॉर्मेंस आ रही थी,
और उसे ज्यादा ही जनरलाइज कर दिया था। तो ये क्या आ गया, उसका लिमिटेशन आ गया। और इस लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या यूज करा, प्रूनिंग। प्रूनिंग मतलब कटिंग, मतलब प्रूनिंग मतलब काटने को प्रूनिंग बोलते हैं यार, इंग्लिश का वर्ड ही है। प्रूनिंग मतलब कटिंग होता है, सिजर, सिजर इमोजी होता है ना, सिजर इमोजी हो गया हमारा। तो सिजर ऐसे, सिजर इमोजी, जो सिजर इमोजी नहीं होता ये वाला, इस वाले इमोजी को जो रेड कलर का इमोजी होता है, इस इमोजी को प्रूनर बोलता है। गॉट इट? तो यार ये इमोजी हम लोगों ने कर दिया। सो बेसिकली जब तुम अननेसेसरी ब्रांचेस को कट करते हो, उसे क्या कहते हैं, प्रूनिंग कहते हैं। क्लियर है? कटिंग ऑफ अननेसेसरी ब्रांचेस इज प्रूनिंग एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ओवरफिटिंग। तो प्रूनिंग क्लियर है, कोई इशू इस चीज के अंदर? तो हमें समझ के प्रूनिंग से हमारा मॉडल बच जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, जो ये वाली ब्रांच थी ना, ये कि अगर गेमिंग के बाद यस आ गया है, या फिर गेमिंग के बाद यस आ गया है, तो गेमिंग के बाद अगर किसी ने बीजीएमआई का ऑप्शन डाल रखा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। हम सीधा हम दिल्ली को भी रिमूव करेंगे, मैं दिल्ली भी जानने की भी जरूरत नहीं है, क्या पता हम दिल्ली वाला ले रहे हैं और मुंबई वाला नहीं लेगा। हम सीधा सैलरी की बेसिस पे बता देंगे कि उसको लैपटॉप लेना चाहिए कि लैपटॉप नहीं लेना चाहिए। नहीं, अंडर फिटिंग नहीं आएगा, और भी फैक्टर्स होंगे। लाइक ये जस्ट एन एग्जांपल है, 12 में से सिर्फ 4 मेन रखेंगे, फालतू 6 सब कैटेगरीज को हम रिमूव कर देंगे। क्लियर है? देख सकते हैं मतलब मॉडल वो मॉडल खुद रिमूव करता है, मॉडल खुद चेक करता है, उसके लिए भी मैं, हाँ वो खुद डिसाइड करेगा। बट हम प्रूनिंग करता है, इंटरव्यूअर अगर पूछेगा तो उसको प्रूनिंग बोलोगे। गॉट इट? क्लियर? बिकॉज प्रूनिंग, ठीक है, कोई इशू इस चीज के अंदर? तो यार ये तो हमको समझ आया, एकदम रॉकेट साइंस नहीं था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज है, बट नहीं है, तुम जान रहे। अब प्रूनिंग होती कितने तरीके की है, ऐसा क्या क्या स्टेप्स फॉर प्रूनिंग? लिख लो, टाइप्स ऑफ प्रूनिंग लिख रहे हो तुम, टाइप्स ऑफ प्रूनिंग, कि कैसे एक मशीन लर्निंग इंजीनियर प्रूनिंग करता है। टाइप्स ऑफ प्रूनिंग। तो एक सेकेंड, उसको फिर टीप लगा देता कि उड़े ना इस बार। जी, कुछ पेज और ऐड कर देती हूँ। या सो बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है, प्रूनिंग क्या है, ट्री को क्या करना, ट्रिम करना। और प्रूनिंग जो है, लिखो टाइप्स ऑफ प्रूनिंग, कितने तरीके की तुम प्रूनिंग कर सकते हो जिससे तुम्हारा मॉडल ओवरफिट नहीं होगा। सो बेसिकली पहली प्रूनिंग जो होती है उसको बोलते हैं प्री प्रूनिंग। प्री प्रूनिंग मतलब अर्ली स्टॉपिंग। अर्ली स्टॉपिंग मतलब मॉडल के ट्रेन होने से पहले उसमें कुछ कंडीशन लगा लो। प्री प्रूनिंग मतलब मॉडल के ट्रेन होने से पहले ही, मॉडल को ट्रेन करने से पहले ही उस पर कुछ कंडीशंस लगा दो। क्लियर है? अब क्या कंडीशन लगा सकते हो, तो तुम क्या कर सकते हो, पहले ही ना मैक्सिमम डेप्थ सेट कर सकते हो। मैक्सिमम डेप्थ मतलब उसको बोल दो मैक्सिमम डेप्थ होनी चाहिए 10, तो वो 10 से ज्यादा लेवल पे स्प्लिटिंग नहीं करेगा, तो मैक्सिमम डेप्थ सेट कर सकते हो। या फिर तुम क्या कर सकते हो, मैक्सिमम सैंपल स्प्लिट। मैक्सिमम सैंपल स्प्लिट इक्वल्स टू 3 डाल दिया, मतलब एक नोड को तुम 3 ही हिस्सों में तोड़ सकते हो, एक नोड को तुम 3 से ज्यादा हिस्सों में तोड़ने वाले नहीं हो। मतलब बेसिकली सैंपल स्प्लिट को जनरली ऑड रखना चाहिए। ऑड मतलब एक ना एक, अगर तुम इवन नंबर में करोगे, 2 यस आगे 2 नो आगे तो मॉडल कंफ्यूज होगा। बट अगर तुमने 5 चीजें डाली तो 2 यस आएंगे और 3 नो आएंगे, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सैंपल स्प्लिट पे तुम कोई ऑड नंबर डाल सकते हो, 3, 5, 7। इसके बाद तुम कम से कम एक सैंपल लीफ बोल दो। लाइक अब तुमने मैक्सिमम कर दिया ना, तुम्हें मिनिमम में डिफाइन करना चाहिए ताकि अंडर फिटिंग ना हो जाए। तो अगली चीज तुम क्या कर सकते हो, मिनिमम सैंपल लीफ, कि भाई कम से कम इतने लीफ नोड तो होने ही चाहिए। तो वो भी तो भाई कम से कम 2 आउटपुट तो आएंगे ही आएंगे। तुम्हें 3 में डालना है, तुम 3 में डाल दो, यस तो मे बी, बट कम से कम 2 तो डालना ही डालना है। एंड फोर्थ थिंग, गुड मॉर्निंग, एंड उसके बाद फोर्थ थिंग तुम डाल सकते हो मैक्सिमम लीफ नोड।
तो ये चारों चीजों को सेट करके तुम प्री ट्यूनिंग कर सकते हो कि मॉडल को ट्रेन करने से पहले ही तुमने कुछ कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई कर दी। गॉट इट? तो बेसिकली ये प्री ट्यूनिंग क्या करता है, ये क्या करता है, प्रिवेंट ट्री फ्रॉम बिकमिंग टू कॉम्प्लेक्स। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, मैम आपने क्या लिखा है? इट प्रिवेंट्स प्रिवेंट from- ट्री फ्रॉम बिकमिंग टू कॉम्प्लेक्स। ट्री को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने से पहले ही स्टॉप कर देता है। ओके क्लियर है? चलो डन। तो फर्स्ट टाइप की प्री ट्यूनिंग हो गई। सेकंड पढ़े। सेकंड टाइप की जो तुम्हें आनी चाहिए उसको बोलेंगे प्री का उल्टा क्या होता है? पोस्ट। मतलब अब हो गया काम, अब ट्रेनिंग हो चुकी है, अब कैसे बचे? मतलब पोस्ट ट्रेनिंग मतलब पहले बना लो, उसके बाद फालतू चीजों को कट करो लेटर। तो पोस्ट ट्रेनिंग के अंदर तुम्हारे पॉइंट्स आ जाते हैं। पहले क्या करते हैं, बिल्ड फुल ट्री फर्स्ट, कि पहले पूरा टेबल बना लो, जितनी कैटेगरीज डालने डालो। उसके बाद जो वीक ब्रांचेस हैं उनको क्या करो, रिमूव करो, फिर हर बार उनकी एक्यूरेसी चेक करो, और फिर जिसकी एक्यूरेसी लेस आ रही है उसको क्या करो, फिर से रिमूव करो। मतलब पहले क्या है, पहली कंडीशन लगा लो, पहली प्रूनिंग कर दो, या फिर जब एक बार पूरा टेबल बना दो, पूरा टेबल कर लो, फिर हर उसकी जगह एक्यूरेसी चेक करो, और जिसकी एक्यूरेसी कम आ रही है, जिस चीज की वजह से एक्यूरेसी सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रही है, उन ब्रांचेस को एक एक करके हटाना स्टार्ट कर दो। क्लियर है? बट ये थोड़े से एडवांस इंप्लीमेंटेशन में आ जाता है, बट या सो फाइनली हमारे पास कुछ बेनिफिट्स आ गए हैं। तो बेसिकली अगर किसी ने पूछा बेनिफिट ऑफ प्रूनिंग क्या है, तो बेनिफिट ऑफ प्रूनिंग क्या है, ये ओवर फिटिंग को रिड्यूस करता है, ओके ये एक्यूरेसी इंप्रूव करता है, और ये प्रिडिक्शंस को फास्ट करता है। बिकॉज जब इतनी ज्यादा स्प्लिटिंग हो गई नहीं, बीच में बहुत कम स्प्लिट्स है, तो प्रिडिक्शन करना बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज मॉडल में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो ये बेनिफिट है प्रूनिंग का, ओवर फिटिंग को रिड्यूस, एक्यूरेसी को इंप्रूव, एंड प्रिडिक्शन को क्या करेगा, फास्ट। क्लियर है? बट इसके अलावा भी एक लिमिटेशन बच जाती है डिसीजन ट्री के अंदर। इसके अलावा भी एक लिमिटेशन बच जाती है। क्या लिमिटेशन बचती है? चेंज कर दो पेज, मैम एक सेकेंड। लिख लो आराम से, लिख लो क्वेश्चन। हाँ जी हाँ मैम, आपने जो बोला था इसमें पोस्ट प्रूनिंग में कि हम पहले फुल ट्री बना लेते हैं, उसके बाद आपने बोला कि जो वीक ब्रांचेस हैं उनको रिमूव कर देते हैं, यस यस। एंड जिन ब्रांचेस की एक्यूरेसी लेस है, मतलब वीक ब्रांचेस का मतलब क्या है? मतलब वीक ब्रांचेस का मतलब वीक accuracy ब्रांचेस less- मतलब जिनसे डिसीजन पे इतना फर्क नहीं पड़ रहा, जिनसे डिसीजन पे इतना फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब गेमिंग वाले लैपटॉप खरीदते हैं, अब गेमिंग में जाकर तुम बीजीएमआई खेल रहे हो, फियर 5 खेल रहे हो, उससे फर्क मुझे नहीं पड़ता। तो वो चीजें फिर डिसाइड कर करके हमको हटाना पड़ता है। ओके अगर और तुम्हारा या फिर गेमिंग मतलब इंटरेस्ट मैम है हम तो दो तुम लैपटॉप ले रहे हो, अब उसके तो कौन से गेम इंटरेस्ट है उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या? राइट मैम, ये बोल रहा था मतलब ये दो स्टेप्स हैं ना, मतलब रिमूव करने के हाँ। ब्रांचेस को, या तो वीक ब्रांचेस और या फिर जिनकी एक्यूरेसी लेस है, राइट? या लेकिन हमने एक्यूरेसी के स्टेप पे कैलकुलेट करी थी, हमने तो एक्यूरेसी की बात ही नहीं करी। नहीं, एक्यूरेसी की हमने बात नहीं की, जब मॉडल में करेंगे तब चेक कर रहे होंगे उसमें, ओके उसके एक्यूरेसी स्कोर्स हम पढ़ेंगे। इसके भी जैसे हमने मतलब पढ़े थे ना लॉजिस्टिक के, हाँ वैसे जी। इसके भी एक्यूरेसी स्कोर्स हम पढ़ रहे होंगे। नहीं मतलब एक्यूरेसी ऑफ व्हाट? एक्यूरेसी ऑफ अ ब्रांच? एक्यूरेसी आपकी जब तुमने मॉडल ट्रेन कर दिया, हाँ जी मॉडल को जब तुमने ट्रेन करा, उसके बाद जो आउटपुट आ रहा है उस हाँ जी आउटपुट की एक्यूरेसी। ओके गॉट इट? ठीक है, हल्का फुल्का आइडिया लगा। हाँ 70% जी भी क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी। और अगर किसी को कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, जो लोग सो रहे हैं वो प्लीज रिकॉर्डिंग को फिर से देखना। यस ठीक है,
चलो, बट इतना सब करने के बाद भी लिमिटेशन स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी बहुत सारी लिमिटेशन बची है, एंड इसी लिमिटेशन की वजह से हम जाते हैं रैंडम फॉरेस्ट पे। डिसीजन ट्री में अभी भी कुछ लिमिटेशंस बच गई, एंड उन्हीं लिमिटेशंस की वजह से तुम्हें नेक्स्ट एल्गोरिथम पे मूव करना पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं, रैंडम फॉरेस्ट। सो बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट क्या है, बहुत सारे छोटे 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 डिसीजन ट्रीज को इंसेंबल करके जो चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं, रैंडम फॉरेस्ट। और उस एक रैंडम फॉरेस्ट में बहुत सारे डिसीजन ट्रीज होते हैं। तो जो अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, अब हुआ क्या रहा था, डिसीजन ट्री इज लाइक listening to one advisor। मान लो मैंने बोला मुझे लैपटॉप खरीदना है, मैं एक डिसीजन ट्री में गई, उसने बोला लैपटॉप खरीद लो, तो मैंने बोला ओके भाई बहुत बढ़िया। एक बंदे ने बोला यार ये एचपी का लैपटॉप ले ले, बड़ा अच्छा है, मैंने लैपटॉप ले लिया। रैंडम फॉरेस्ट क्या है, मैं 10 लोगों से पूछा, स्कूल के टीचर, कॉलेज के टीचर, दोस्त, ऑफिस के लोग, सबसे पूछा, फिर उन 10 लोगों में से अगर 8 लोगों ने बोला कि भाई ये वाला लैपटॉप ले, तो मैंने वही वाला लैपटॉप खरीदा। तो डिसीजन ट्री सिंगल है, सिंगल पे तुम इतना भरोसा नहीं कर सकते, बट रैंडम फॉरेस्ट में वेरिएंस बहुत सारे होते हैं, वैरायटी बहुत सारी होती है, और उन वैरायटी में तुम सबसे पूछते हो, और उसमें जो मेजॉरिटी कह रही होती है उस पर तुम क्या करते हो, टेस्ट करते हो, रिव्यूज चेक करना। गाइस मुझे ज्यादा नहीं पढ़ाना, रिव्यूज को यहीं पे रख रही हूँ, इससे ज्यादा में तुम लोग कैसे दिमाग ओवरफ्लो हो जाएगा। इस टॉपिक को इतना रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में प्रॉपर क्या क्या लिमिटेशन आई डिसीजन ट्री में, और क्यों हमें रैंडम फॉरेस्ट में जाना पड़ा वो पढ़ेंगे, डिसीजन ट्री बनाएंगे, एंड वहीं से हम रैंडम फॉरेस्ट में घुस रहे होंगे। गॉट इट? तुम इस पे काम करो, थोड़ा एक बार फिर से वीडियो देखना, आई मस्ट रिकमेंड दिस थिंग। रिकॉर्डिंग अभी नहीं आएगी, रिकॉर्डिंग रात तक आएगी, तब मैं भेज दूंगी उसके बाद। इसको मैं सेव कर देती हूँ पहले नोट्स। चलो सेव कर दें। क्या नाम है इसका? ML लेक्चर कौन सा ये? मैम ये लेक्चर है 6th। हाँ मैं समझ गई। ओके मैं ML डिसीजन ट्री लिख देती हूँ। आपका 6th है, बाकियों का 9th है। ओके जो चीज आपने 2 दिन में पढ़ी वो इन लोगों ने को 4 दिन लगे पढ़ने में, ओके मैम ओके। क्योंकि थक जाते हैं सारे के सारे आधे घंटे में। 6 है, हाँ हाँ सबका 6, मजाक कर देती हूँ मैं, अपन हो गया। चलो पाइथन करते हैं, ML डिसीजन ट्री, इसको मैं एज ए PDF स्टोर कर देती हूँ, स्टोर एज ए PDF। ये कल के है ना KNN नोट्स, ये सब भेजना मुझे तुम लोग को। चलो बढ़िया, नोट्स आर डन एंड थैंक यू गाइस। अब एडवांस पाइथन का टाइम है।